हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 68 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये मैथ प्रैक्टिस की सीरीज हमारे इसी एग्जामो यूट्यूब चैनल पर हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को सुबह 11 बजे आपको इसका एक वीडियो मिलता है। इसको ज़रूर फॉलो करें ताकि एग्ज़ाम में सवाल आपसे डरे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन होगी खूब फास्ट और आपके पास हर सवाल को करने के होंगे ज़बरदस्त मेथड्स। तो सवाल डरेगा ही डरेगा और सिलेक्शन हम लेंगे एग्जाम में बाय चॉइस। ठीक है। अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है तो आप अर्जुना मैथ्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम और लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आप ऐप में जाकर कोर्स का पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई फर्दर इंक्वायरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज के इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर रैमो सर ऑफिशियल सर्च करके भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट वो इस पेज पे दी गई सारी जानकारी को पढ़ के जान सकते हैं कि आपको अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में क्या मिलने वाला है और आप क्या सीखने वाले हैं यहाँ से। तो देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि m एक लीस्ट नंबर है जिसको अगर हम 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा हर केस में। लेकिन अगर हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आपको बताना है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं एम स्क्वायर की वो क्या होंगी। तो देखो, इस सवाल को करने का हम ट्रेडिशनल मेथड भी डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं रॉसम मेथड। रॉसम मेथड मतलब रैमो सर के ऑसम मेथड से सवाल जल्दी से हल हो जाएगा। कैसे? देखो, एक चीज़ ये दी है कि m जो नंबर है आपका, ये m नंबर जो भी है, ये आपको जानकारी साफ साफ दी है कि m नंबर को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां से अगर हम शुरू करें कि m संख्या 9 से अगर डिवाइड हो रही है, कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड होती है तो क्या होता है? उसका डिजिट सम भी 9 से डिवाइड होता है। तो m अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो इसका डिजिट सम 9 से डिवाइड होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है। अब अगर आप m स्क्वायर निकालेंगे तो आप मुझे बताइए कि अगर m खुद 9 से डिवाइड होता है तो क्या m का स्क्वायर भी 9 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि m स्क्वायर है क्या? m इंटू एम। तो अगर m 9 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का गारंटी है कि m स्क्वायर भी 9 से डिवाइड होगा। तो m स्क्वायर का जो डिजिट सम होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में पूछा गया है कि भाई एम स्क्वायर जो है ना, इसका डिजिट सम कितना होगा। तो आप ऑप्शन में जाके सबसे पहले देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा। क्या दो ऑप्शन हो रहे हैं? अगर दो होंगे तब हमें ट्रेडिशनली सॉल्व करना पड़ेगा। जरा देखिए, क्या 24 डिजिट सम जो एम स्क्वायर का है 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये गलत है। क्या 21 हो रहा है? नहीं, तो ये गलत है। क्या 32 हो रहा है? नहीं, तो ये गलत है। इसलिए यहां पर सिर्फ एकमात्र उत्तर संभव है, 36। और आप देखिए कि रॉसम अप्रोच से आप इस सवाल को कितना जल्दी कर पाए। बहुत क्विकली आपको सोचना है कि m अगर 9 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देता है तो m स्क्वायर भी 9 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देगा, क्योंकि m स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड होने वाली हर संख्या का डिजिट सम 9 से डिवाइड होता है। तो m स्क्वायर का डिजिट सम ही पूछा गया है, सम ऑफ डिजिट्स। तो वो भैया 36 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता जो ऑप्शन है। तो ये इसका तरीका हो गया। अगर इस सवाल को ट्रेडिशनली करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं ट्रेडिशनल तरीका भी आपको यहां पर दिखा देता हूं। ट्रेडिशनली अगर इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है तो आपको ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि भाई एलसीएम निकालेंगे हम 5, 6, 7 और 8 का। ये किसके बराबर होगा? तो देखिए, 5 और 7 तो डिफरेंट प्राइम नंबर्स हो गए, इसको लिख लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, ये लिख लीजिए। तो इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम बनेगा। ठीक है, वे 5 और 7 तो प्राइम नंबर है तो वो तो आएंगे ही आएंगे। और 6 और 8 का एलसीएम निकाल लो, 24 है, गुणा कर लेते हैं। तो जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी आपकी, ये 24 पंचे 120 होता है, 120 को 7 से गुणा करोगे आप तो 12 छंग 72, 720 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 24 पंचे 120 और 120 को 7 से गुणा करेंगे तो 720 नहीं आएगा भैया, 840 आएगा। तो ये वैल्यू 840 हो गई। तो जो संख्या आपकी m है वो बेसिकली 840
k प्लस 3 टाइप की होगी, क्योंकि 840 एलसीएम आया 5 6 7 8 का। इसका मतलब अगर 5 6 7 8 से 840 k को डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड होगा, लेकिन बार बार 3 रिमाइंडर आ रहा है तो संख्या इसके बराबर है। अब ये संख्या ये भी कह रहा है कि 9 से भी डिवाइड होगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होगी तो जरा 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ऐसे दोनों तरफ लिख देते हैं कि 9 से डिवाइड करके देखते हैं क्या बचेगा रिमाइंडर। तो आप कहोगे 840 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो बताइए क्या आएगा। 840 बटे 9 करो तो आपको मिलेगा 9 9 81, फिर 30 मिला, 9 3 27, 3 बच गया। तो 840 9 से डिवाइड होके आपको 3 रिमाइंडर दे रहा है। अगर मुझे रिमाइंडर लिखना हो तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो 840 9 से डिवाइड होके अगर 3 रिमाइंडर देता है तो 3 के से गुणा होके 3 के रिमाइंडर दे देगा, और ये जो प्लस में 3/9 है ये 3 रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर हमारा आ रहा है 3k प्लस 3। हम चाहते हैं कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, तो अब k की अलग अलग वैल्यू रखिए। k बराबर अगर 0 रखोगे तो ये रिमाइंडर आएगा 3। k की वैल्यू अगर आप रखते हो 1 तो रिमाइंडर आएगा 6। k की वैल्यू अगर आप रखते हो 2 तो रिमाइंडर आएगा 9। 9 रिमाइंडर का मतलब है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी k की मिनिमम वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी। अगर k को मैं 2 ले लूँ, क्योंकि यहाँ लिखा था ना लीस्ट नंबर, तो k की मिनिमम वैल्यू 2 निकल कर आई, जिसके लिए रिमाइंडर 9 है। 9 रिमाइंडर का मतलब वो तो 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी 0 रिमाइंडर, यानी डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप k की वैल्यू को 2 रखोगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं m की वैल्यू को निकालने के लिए k बराबर 2 रख लेता हूँ। k को अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 840 इंटू 2 बनेगा 1680, और 1680 में 3 जोड़ेगा तो ये वैल्यू हो गई 1683। m की वैल्यू 1683 आ गई, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि अब आपको यहाँ से m स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो m स्क्वायर कैसे आप निकालोगे, तो आप देखो कैसे करोगे। आपको 1683 को स्क्वायर करना है, तो इसको आप मेंटली ऐसे सोचेंगे कि ये 1700 माइनस 17 का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लगा लो। 1700 का स्क्वायर बनेगा 289, उसके बाद 4 बार 0, फिर ये माइनस 17 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 289। फिर माइनस 2 ए भी जब करने जाओगे ना तो आपको मिलेगा -2 इंटू 1700 इंटू 17। तो ये 17 इंटू 17 यहाँ भी बन रहा है, जो कि होता है 289, और 289 का अगर आप डबल करेंगे तो ये मिलेगा 576, 578 रहता। ठीक है, 289 का अगर आप डबल करोगे तो 280 दूना 560 होता है, और 9 दूनी 18 होता है। तो 578 के आगे 2 0 आ जाएगा, ये माइनस में आएगा। तो पहले तो आपकी जो संख्या बन रही है वो बन रही है 2890289। ये तो हो गया आपका दोनों जो प्लस में वैल्यूज आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में मैं घटाने जा रहा हूँ 0 0 8 7 5। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, और उसके बाद 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, और यहाँ आपको 28 मिला। संख्या मिली 2832489, ये एम स्क्वायर की वैल्यू आई। अब आपको डिजिट सम निकालना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 9 8 17, 4 21, 2 23, 3 26, और 8 34, और 2 36। तो आंसर कितना आया 36, और आपका आंसर यहाँ 36 करेक्ट हो गया। बट आपको यही समझना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, हर सवाल को ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं करना है, आपको उसकी जो सोल है वो देखना है। और इस सवाल का सोल ये था कि m अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब होता है m 9 से डिवाइड हो रहा है, तो m स्क्वायर भी 9 से डिवाइड होगा। तो जो डिजिट सम होगा m स्क्वायर का वो 9 से डिवाइड होगा, इसलिए सिर्फ एक आंसर हो सकता है डी। तो रॉसम अप्रोच से आपका उत्तर तुरंत आ गया। ट्रेडिशनली देखिए इस सवाल को करने में बहुत समय जाएगा, और इतना समय आपको नहीं देना है एग्जाम में। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 2 क्लॉक्स हैं, उनको सिंक्रोनाइज किया गया है 11 बजे संडे को, यानी 11 बजे संडे को दोनों में 11 बजा दिए गए दोनों क्लॉक में। लेकिन कह रहा है उसके बाद हर दिन वो रेस्पेक्टिवली क्या करते हैं, गेन और लूज करते हैं 1 मिनट पर डे। यानी एक क्लॉक 1 मिनट पर डे गेन करेगी, और दूसरी क्लॉक 1 मिनट पर डे लूज करेगी। मैं समझाऊंगा गेन और लूज क्या होता है। तो कह रहा है व्हाट टाइम एक्सप्रेस्ड इन आवर्स एंड मिनट्स, क्या समय होगा आवर्स और मिनट्स में सेकंड क्लॉक में, जब पहली क्लॉक में 10 PM 10 PM हो रहा होगा
शुक्रवार को, नेक्स्ट फ्राइडे को, शुक्रवार को। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि एक क्लॉक हमारी है क्लॉक 1, इसको मैं बोलता हूँ C1, और एक क्लॉक को मैं बोल रहा हूँ C2। दोनों में 11 बजा दिया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक दिन गेन करना और एक दिन लूज करने का मतलब क्या हुआ। तो 1 डे का मतलब होता है 24 आवर्स। ठीक है, और 24 आवर्स में जरा बताओ कितने मिनट्स होते हैं। तो आप 24 को 60 से गुणा करेंगे तो 24 इंटू 60 किसके बराबर हो गया, ये वैल्यू आपकी हो गई 1440 मिनट। तो अगर 24 घंटे में जो क्लॉक है वो 1440 मिनट ही समय उसमें बढ़ोतरी होगी तो हम कहेंगे सही चल रही है। गेन करने का मतलब है ये 1440 मिनट की जगह 1441 मिनट चल जाएगी क्लॉक 1। तो ये 1 मिनट 24 घंटे में गेन कर गई, मतलब 1440 मिनट की जगह 1441 मिनट चल गई। और जो 1 मिनट लूज कर रही है वो 1440 की जगह स्लो चल रही है, लूज कर रही है, तो वो 1439 मिनट ही दिखाएगी घड़ी में जब 24 घंटे हो जाएंगे। तो ये गेन और लूज का मतलब हुआ। अब एक चीज और देखिए, मैं अब जाता हूं सीधे फ्राइडे को, फ्राइडे को पहुंच गया। अब देखो फ्राइडे का मतलब क्या है, संडे से अगर शुरू करेंगे तो फ्राइडे तक का मतलब होता है 5 डेज। तो फ्राइडे को 11 बजे सुबह पहुंच जाओ अभी। तो अगर फ्राइडे को मैं 11 बजे सुबह पहुंचता हूं और संडे को सिंक्रोनाइज किया था, तो 5 दिन में होगा क्या कि जो क्लॉक 1 और क्लॉक 2 का सिनारियो है कि क्लॉक 1 अब 5 मिनट गेन कर चुका होगा 5 दिन में, क्योंकि हर एक दिन में क्या होता है 1 मिनट गेन करता है। तो क्लॉक 1 में जो टाइम शो रहा होगा वो 11 बजे शो नहीं हो रहा होगा वहां पर, बल्कि वहां पर 11 बजकर 5 मिनट हो रहा होगा। ठीक है, और जो क्लॉक 2 है वो 5 दिन में 5 मिनट लूज करेगी। तो 11 बजे फ्राइडे जब एक्चुअल 11 बजे का टाइम होगा तो इस क्लॉक 2 में उस समय सिर्फ 10:55 ही शो हो रहा होगा, यानी इनके बीच में आप देख सकते हो 10 मिनट का अंतर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब मजेदार बात ये पूछ रहा है कि भैया क्लॉक 1 में ना तुम बजा दो 10 PM, तो बताओ क्लॉक 2 में कितना टाइम हो रहा होगा, ये सवाल है। दैट इज द क्वेश्चन। तो जरा एक चीज समझो और बताओ कि ये समय जो क्लॉक 1 में शो हो रहा है 11:05, उससे हमें अगर 10 PM बनाना है तो कितना मिनट और चलेगी क्लॉक 1, इसको समझ लो। तो आप कहोगे अगर यहां 11 बज रहा होता तो 10 बजे तक हम चलते पूरे के पूरे 11 घंटे, है ना, 11 AM से लेकर 10 बजे तक हम चलते रात को 11 घंटे, यानी 660 मिनट। बट यहाँ 11:05 है तो 5 मिनट कम चलेंगे, इसको हम कहेंगे 655 मिनट हमारी क्लॉक 1 चलेगी। क्लॉक 2 अब यही देखना है कितना चल जाएगी, 10:55 से अब क्या शो करेगा यही निकालना है। तो एक चीज बताओ आप, जब मेरी क्लॉक 1 1441 मिनट चलती है, ठीक है, ध्यान से इस बात को समझना, जब मेरी क्लॉक 1 1441 चलती है तो क्लॉक 2 तो मेरी 1439 ही चलती है। ये क्लॉक 1 है, ये क्लॉक 2 है। तो जब मेरी क्लॉक 1 को 655 मिनट और चलाना है तो क्लॉक 2 कितना चलेगी, तो आप कहोगे 1439/1441 इंटू 655 मिनट। यस, अब मुझे यही टाइम कैलकुलेट कर लेना है, तो इसको कैसे सिंपली कैलकुलेट करोगे आप इस वैल्यू को मेंटली सोचिए, 1441 माइनस 2। अगर ऐसा हम सोचते हैं न्यूमरेटर को, तो 1441 और 1441 डिवाइड होके देगा 1, और 1 का मतलब 655 से गुणा होकर 655 ही मिल जाएगा, माइनस 2 655 से गुणा होके बनेगा 1310/1441। ये वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब अगर इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगी, देखिए इसका अगर आप अंतर बहुत ध्यान से देखें तो इसका अंतर 131 के बराबर है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से। तो अगर आप 131 से डिवाइड करेंगे तो ये 131 इंटू 10 है, और ये 131 अधिक है तो ये 131 इंटू 11 है। तो 655 माइनस 10/11 जो बनेगा वो 654 1/11 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी क्लॉक 1 655 मिनट फ्राइडे को और चलेगी
तो उस समय हमारी क्लॉक 2 कितनी चलेगी, 654 1/11 मिनट। और देखिए फ्राइडे को ये जो समय आप देख रहे हो 10:55 जो हमने रेफरेंस लिया है, 10 आवर्स और 55 मिनट्स, और वो भी मामला है एएम का। अब क्लॉक 2 कितना और चल रही है, जब यहाँ पर 10 बज रहे हैं पहले क्लॉक में, तो आप कहोगे 654 मिनट। अब 654 मिनट को मैं जरा तोड़ूंगा घंटे में, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा 660 से कम है, यानी 11 से कम है। तो 10 घंटे तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 घंटे में 60 घट गया, अब ये बचेगा 54 1/11 मिनट। अब जरा इसको जोड़ लीजिए, तो ये 10 10 क्या बनेगा आपका, ये 20 बन जाएगा, 20 घंटे। 55 और 54 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका सिंपली 109 1/11 मिनट। 109 में 60 मिनट निकाल लें तो ये वैल्यू हो गई 21 घंटे। 60 निकालोगे तो यहाँ बचेगा 49 1/11 मिनट। अब ये जो आया है टाइम, ये बेसिकली 24 घंटे के फॉर्मेट में आया, क्योंकि आपने यहाँ पर 21 घंटे लिखा है। अगर आप इसको 12 आवर्स के फॉर्मेट में लाते हो, एएम पीएम के फॉर्मेट में लाते हो, तो 21 का मतलब होता है 9 बजे। तो 9 बजे ये 9 घंटे हो गए, और 49 1/11 मिनट हो गया। और ये टाइम आपका अब आप लिख सकते हो कि ये पीएम में है। तो 9 घंटे 49 1/11 मिनट्स ये आपका पीएम में टाइम होगा। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए विस्तार से इसको समझाया है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट हो, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ करके आपको समझाया है, क्योंकि इसमें क्लॉक का टाइम गेन और क्लॉक का टाइम लूज दोनों हो रहा है। दो क्लॉक्स हैं और उनकी रिलेटिव टाइमिंग को हमें अगर कंपेयर करना है, तो हमें इस सवाल को इस तरीके से अच्छे से समझ के करना चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली भी कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में ना रहे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि 4 लोग हैं PQRS, और ये 4 लोग इंगेज हैं, एक टास्क कर रहे हैं इस कंडीशन से कि PQR और S रेस्पेक्टिवली मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेंसडे, संडे और संडे को काम करेंगे। इसका मतलब देखो क्या है कि जो हमारा P है, ये P रोज काम नहीं करेगा, P हमारा मंडे और थर्सडे को काम करेगा। ये मतलब है, यहाँ ब्रैकेट भी लगा हुआ है रेस्पेक्टिवली, यहाँ रेशियो लगा। ये जो Q है हमारा, ये बेसिकली ट्यूसडे और फ्राइडे को काम करेगा, और वेंसडे और संडे को कौन काम करेगा, R, ठीक है। और S केवल संडे को काम करेगा। अब कह रहा है जो टास्क है वो शुरू हुआ मंडे को और फिर कंप्लीट हुआ 15वें दिन, तो बताना है, वो भी दिया है कि मंडे ही था। कह रहा है अगर एफिशिएंसीज PQRS की काम करने की इस टास्क में 1:2:3:4 की हैं, तो हमें बताना है कितने दिन में R इस टास्क को अकेले बिना ब्रेक के कंप्लीट कर सकता है। अब सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि अगर 15 दिन में काम हुआ है जो कि दिया हुआ है, तो पहले हम काउंट करते हैं कि मंडे कितने होंगे, ट्यूसडे कितने होंगे, वेंसडे कितने होंगे, थर्सडे कितने होंगे, फ्राइडे कितने होंगे, सैटरडे कितने होंगे और संडे कितने होंगे। तो दिन 15 है और मंडे से शुरुआत हो रही है, तो मंडे 3 हो जाएगा भाई, पहला दिन मंडे, फिर 8वां दिन मंडे, फिर 15वां दिन मंडे। अब इसके बाद अगर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप काउंट करोगे तो सब 2 ही 2 होंगे, क्योंकि मंडे से शुरुआत थी और मंडे को खत्म था। 15 दिन था तो 3 मंडे हो गए, बाकी सारे दिन 2 ही बार है। अब देखिएगा P हमारा कितने दिन काम कर रहा है, तो आपको कि P अगर मंडे और थर्सडे को कर रहा है तो 3 मंडे हो गए और 2 थर्सडे हो गए, तो P हमारा 5 दिन काम करेगा, मैंने लिख दिया। Q हमारा कर रहा है ट्यूसडे और फ्राइडे को, तो ट्यूसडे और फ्राइडे तो 2 ही 2 हैं, तो 2 ट्यूसडे और 2 फ्राइडे, यानी Q हमारा 4 दिन काम करेगा। R और S को देख लेते हैं। जो R है हमारा, ये वेंसडे और संडे को काम कर रहा है, 2 वेंसडे 2 संडे यानी 4 दिन काम करेगा। और S हमारा सिर्फ संडे को काम कर रहा है, तो 2 दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से 5 दिन P काम करेगा, और Q हमारा 4 दिन करेगा, R हमारा 4 दिन करेगा, और S हमारा 2 दिन करेगा। इनकी एफिशिएंसीज भी मुझे दी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4। P की एफिशिएंसी 1 है, Q की एफिशिएंसी 2 है, R की एफिशिएंसी 3 है, S की एफिशिएंसी 4 है। तो अगर मैं एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट निकालूं तो 1 × 5 5 बनेगा, प्लस 2 × 4 8 बनेगा, प्लस 3 × 4 12 बनेगा, और 4 × 2 8 बनेगा। तो टोटल जो
एफिशिएंसी और टाइम का प्रोडक्ट आया वो 8 5 13, 13 और 12 25 और 8 33 आया। तो ये जो 33 है, जब आप एफिशिएंसी और टाइम का गुणा करते हैं तो ये वर्क मिलता है। तो ये 33 यूनिट हो गया वर्क। अब यही टोटल वर्क अगर मुझे आर से कराना हो अकेले, आर की एफिशिएंसी 3 की है, ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से जो आर है वो कितना टाइम लगाएगा, आप कहोगे 11 दिन लग जाएंगे उसको ये काम करने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगर मुझे ये काम सिर्फ आर से कराना हो बिना ब्रेक के अकेले, तो 33 यूनिट का काम आर 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, क्योंकि आर की एफिशिएंसी 3 की है, तो टोटल आंसर 11 दिन आ जाएगा। देखिए सवाल कर रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 60 ऑरेंजेस खरीदता है एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹72 and an equal number at 12 for ₹90. He spends ₹118 on the transportation and sells all the oranges that he buys. If there is a profit of 26% in the entire transaction, then what is the selling price of 32 oranges? तो सवाल देखिए क्या है, सबसे पहले कि कह रहा है कि भाई 60 ऑरेंजेस उसने एक सर्टेन रेट पे खरीदा है, 10 क्वांटिटी ₹72 में। तो 60 क्वांटिटी कितने में आएगी? आप कहोगे 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 इंटू 72 में एक तरह से 60 क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि 10 क्वांटिटी ₹72 में आती है। 60 6 से गुणा कर दिया, प्रोडक्ट निकाल लो आप, तो ये वैल्यू ₹432 आ गए यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है इक्वल नंबर, यानी 60 और खरीद रहा है, और वहां रेट है कि 12 क्वांटिटी ₹90 में। अब 12 क्वांटिटी को अगर मुझे 60 क्वांटिटी बनानी है, तो भैया 5 गुना करना है, तो रेट भी 5 गुना हो जाएगा, यानी ₹450 में फिर से वो 60 क्वांटिटी और खरीद सकता है। फिर कह रहा है एक और कॉस्ट लगा है, वो ₹118 का लगा है ट्रांसपोर्टेशन में, इसको लाने ले जाने में, ठीक है। तो टोटल जो सीपी बन जाएगी 120 आर्टिकल की, 120 ऑरेंजेस की टोटल सीपी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 432 और 118 550, और 450 जोड़ेगा तो ये ₹1000 आ गई। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 120 ऑरेंजेस की ₹1000 हो गई। अब मैं अगर सेलिंग प्राइस निकालूं तो कह रहा है 26% का मुनाफा होगा, तो क्या ₹1260 सेलिंग प्राइस हो गई? यस। कितने की? 120 की। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे 32 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस बता दो। तो अगर 32 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस निकालनी है, 120 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस 1260 है, तो 1260 बटे 120 को 32 से गुणा कर देना है, या फिर 32 बटे 120 इंटू 1260 करना है। मेरा उत्तर यहाँ से आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे आप? 0 से 0 काटिए, 12 से अगर आप काटेंगे, 12 दहम्मा 120 होता है, 6 बचा तो 10.5 और आ जाएगा। 32 को 10.5 से मैं गुणा करूंगा, तो ये आएगा 32 इंटू 10 320, और 32 इंटू 10.5 होता है 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 336। तो 336 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 32 ऑरेंजेस की, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल हल हो जाएगा। ये सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई 3x इंटू 3x माइनस 8 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z² माइनस 2z प्लस 16 1/2 अगर 0 के बराबर है, तो 6x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, ज़्यादा नहीं करना है। 9x² लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस 24x, प्लस यहाँ लिखूंगा y² प्लस वाई, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा प्लस में 4z² माइनस 2z प्लस 16 1/2 इज इक्वल टू 0। ऐसे प्रश्नों में देखो, वैसे तो आपको दिख रहा है कि 3 वेरिएबल्स हैं, एक ही इक्वेशन है, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल केस होता है जिसमें एक ही इक्वेशन में 3 इक्वेशन छुपी होती हैं। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाता है, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0। और 3 स्क्वायर्स का सम 0 तभी हो सकता है जब तीनों अलग अलग 0 हों। अलग अलग 0 करते हैं तो एक ब्रैकेट से x की वैल्यू आ जाती है, एक से y की वैल्यू आ जाती है, एक से z की वैल्यू आ जाती है। बस एक बात का ख्याल रखना है आपको, ऐसे सवालों को मैं करने का आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, बट शॉर्टकट आपको तभी लगाना है जब आपके ऑप्शन में 2 तरह के ऑप्शन ना हो। कहीं भी नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिए हैं और चारों ऑप्शंस में डेफिनिट वैल्यू लिखी हुई है, कोई अंक लिखा है, कोई संख्या लिखी हुई है
कि भाई जो एक्सप्रेशन निकालना है उसका आंसर कहीं भी नन ऑफ दीज और सी एंड डी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर एक डेफिनेट आंसर है तो शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट ये होता है कि अगर आपको x की वैल्यू लिखनी हो तो आप सबसे पहले जाइए और देखिए कि x का कॉफिशिएंट क्या है। यहां पर माइनस में 24 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको -2 से डिवाइड कर लीजिए तो 12 बचेगा, आप 12 लिख दीजिए। फिर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 9 है, उससे डिवाइड कर लीजिए तो 4 3 चौके 12 3 तिरका 9, ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू लिखनी है तो देखिए यहाँ पर वाई का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर +1, उसको -2 से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा -1/2। फिर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है जो कि 1 है, तो वाई की वैल्यू -1/2 ही रहेगी। जेड पे जाओ, आपको कि z का कॉफिशिएंट यहाँ -2 है, इसको -2 से और डिवाइड कर लीजिए तो 1 आ जाएगा। फिर z स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है, +4, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए 1/4 आ जाएगा। तो ये x और y और z की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे वैल्यूज आप तभी लिखिए सिर्फ जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ना हो। अगर है तो फिर आप वैल्यूज को ऐसे कभी मत लिखिएगा, क्योंकि उस केस में आपसे धोखा भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर कुछ स्पेशल केसेस में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। मैं इसको ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, तो इसको कभी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो से एक्सप्लेन करेंगे। ये जब आ गया आपका, तो आपका 6x + y + 2z की वैल्यू निकालनी है। तो 6x लिखिए प्लस वाई लिखिए प्लस 2z लिखिए। 6x क्या बनेगा, 6 × 4/3, y आपका -1/2 बनेगा और 2 × z + 1/2 बन जाएगा। तो ये कट गया, आपकी वैल्यू आ गई सिंपली 8। 8 आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये वैल्यू आती कैसे है? बेसिकली जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे अल्टीमेटली जब आप ब्रैकेट्स को जीरो करोगे तो ऐसे ही वैल्यू आती है। आप घर पे एक काम कर लीजिएगा, ये जो 2 है इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पूरी इक्वेशन को, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप बढ़िया से परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा, मैं बता देता हूँ पहले ही क्या मिलने वाला है। आपको मिलेगा 3x - 4 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में मिलेगा, ठीक है। एक ब्रैकेट आपको मिलने वाला है 2y + 1 का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट आपको मिलेगा सिंपली 4z - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा मिलेगा, करके घर पे देख लेना। फिर इन्हीं को जब आप जीरो कर रहे हो तो x 4/3, y -1/2, z आपका 1/4 आ गया। बट वो काम आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सवाल कर रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या है 5 7 z xy 8, ये डिवाइड हो जाता है 7 11 13 से। आपको बताना है x - 2y + z की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा, ये जो 5 7 z x y 8 लिखा हुआ है, एक चीज ध्यान रखना कि 7 11 13 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो मतलब इसके एलसीएम से डिवाइड होगी। तीनों प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, तो वो आया 1001। तो जो संख्या 7 11 13 तीनों से डिवाइड होगी वो 1001 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 1001 की खास बात क्या है कि ABC अगर एक 3 अंकों की संख्या लूँ मैं और उसको मैं 1001 से गुणा करूँ तो ABC मिलता है। या इन अदर वर्ड्स, अगर कोई संख्या 1001 से डिवाइड होती है तो उस संख्या में क्या होता है, बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो संख्या आपके सामने लिखी है, ये जो संख्या आपके सामने लिखी है, अगर ये संख्या 1001 से डिवाइड होगी तो चूंकि यहां पर आपने कहा कि मेरे पास XY 8 है या 5 7 Z है, तो बेसिकली 1001 से गुणा होके वो संख्या यहां पर 5 7 Z और 5 7 Z बन जाएगी। तो मैं इसको भी लिखूंगा कि ये भी 5 7 और Z ही होगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 5, y की वैल्यू हमारी हो गई 7 और z की वैल्यू हमारी हो गई 8। 5 7 8 हो गई। अगर ये वैल्यू 5 7 8 हो गई तो अब जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। x - 2y + z, तो x की वैल्यू हो गई 5, 2y हो गई 7 दूनी 14 और z की वैल्यू हो गई 8। तो 8 5 13 में 14 घटेगा तो -1 आएगा। आंसर हो गया आपका B, -1 इज द राइट आंसर। एक सवाल करा कि एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल को मार्क करता है ऐसे प्राइस पर कि अगर वो 16% का डिस्काउंट दे तो गेन X% का होगा। गेन का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। आप कह रहे हैं अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आर्टिकल का 700 और 950 रुपये हैं
तो हमें बताना है कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे इस सवाल में CP और MP का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? CP और MP का रेशियो मुझे दिया है कि CP हमारा 700 है और मार्क प्राइस हमारा 950 के बराबर है। अब एक चीज़, बहुत सिंपल फार्मूला होता है कि CP और MP अगर आपके सामने दिए हों तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से होती है कि 100 माइनस डी डिस्काउंट परसेंटेज होता है और 100 प्लस पी आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो अब डी की वैल्यू मुझे दी है 16, तो ये 100 माइनस 16 हो गई, और जो पी है ये मुझे कैलकुलेट करना है, यही तो पी निकालना है, गेन परसेंटेज जिसको इन्होंने x% बोल दिया है, तो आप यहाँ पर पी की जगह x लिख दो। ठीक है, अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई हमारी 70/95 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया ये 84 और यहाँ पर है आपका 100 प्लस एक्स। काट देते हैं इन वैल्यूज़ को भाई, 5 से काटोगे तो यहाँ 14 आएगा, ये 19 आएगा, 14 छंग 84 बनेगा, तो 100 प्लस एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो ये 19 छक्के 114 बन रहा है। यहाँ से एक्स आप सॉल्व करिए, 14 आ गया। एक्स क्या है? गेन परसेंटेज है, और गेन परसेंटेज आपका आंसर क्या आ गया? डी, 14%, और यही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कि भाई CP/MP की वैल्यू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी होती है, जहाँ डी हमारा डिस्काउंट परसेंटेज होता है और पी हमारा गेन परसेंटेज होता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे। ये सवाल कह रहा है कि ए और बी पाइप्स हैं, ये एक एम्प्टी टैंक को 4 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। अगर पाइप सी हमारा पूरे एक टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है और हम तीनों पाइप्स को खोल देते हैं, तो बताना है कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो आप ये कहोगे कि भाई मेरे पास एक तरह से 3 पाइप हो गए ABC, ये 4 घंटे, ये 5 घंटे और ये 8 घंटे, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो 8 घंटे वाला है ये पाइप निगेटिव लगा देता हूं क्योंकि ये खाली करने वाला है, एम्प्टी करने वाला है। 8, 4 और 5 का अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम बनेगा 8 × 5, क्योंकि 8 4 का मल्टीपल हो गया और 5 और 8 का प्रोडक्ट, क्योंकि 5 और 8 को प्राइम नंबर्स हैं, 40 हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब ये 4 दामा 40 बनेगा, प्लस 10 लिखिएगा क्योंकि भरने वाला है। 5 अट्ठे 40 होता है, प्लस 8 लिखिएगा। 8 पंचे 40 होता है, लेकिन -5 लिखना क्योंकि ये खाली करने वाला है। तीनों अगर एक साथ आप खोल देंगे तो 40 यूनिट भरने के लिए 10 और 18, 18 में 5 गया 13, तो ये वैल्यू हो गई 13 थी 39, 3 1/13। तो 3 1/13 घंटे में ये पूरा जो भी आपका ये टैंक है ये भर जाएगा, अगर तीनों पाइप खुल गए तो उसमें एक पाइप खाली करने वाला भी है। ठीक है, अब देखिएगा ये सवाल कर रहा है कि रेशियो हमारे दो नंबर्स का 5:4 है। अगर हम 5 ऐड कर दें पहले में और 6 ऐड कर दें दूसरे में तो रेशियो 7:6 हो जाएगा। आपको बताना है कि अगर हम 3 ऐड करेंगे, व्हाट विल बी द रेशियो इफ 3 इज एडेड टू ईच। तो देखिए आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे पास नंबर है एक 5x/4x, इसमें हमने क्या क्या जोड़ा? 5 पहले में जोड़ा और 6 हमने दूसरे में जोड़ा, तो ये वैल्यू हमारी 7:6 हो गई। ठीक है, अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 6 पंचे 30x प्लस 6 पंचे 30 इज इक्वल टू 7 चौके 28x प्लस 7 छंग 42। तो यहाँ से बनेगी आपकी 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ से देखो x की वैल्यू 6 सॉल्व होके आ गई। x अगर 6 सॉल्व आ गई तो 5 छक्के 30 बटे 6 चौके 24। एक तरह से ये हमारे नंबर्स हो गए शुरुआत में, अगर x की वैल्यू 6 आई तो। अब इसमें कह रहा है अगर आप 3 और 3 जोड़ दो तो बताओ क्या होगा? तो ये 33/27 बन जाएगा, 3 से 11 बनेगा और 3 9 27 बनेगा, तो 11:9 हमारा आंसर आएगा, और वो 11:9 जो है वो आंसर हमारा आएगा ए। अब इस सवाल को करने का मैं आपको बताने जा रहा हूं एक रॉसम अप्रोच, बहुत गौर से देखिएगा। इससे सवाल में बिना कुछ किए हम उत्तर लगा देंगे। कैसे? देखिएगा, आपके पास एक नंबर है 5:4 में। जब आप इन नंबर में यहां 5 जोड़ रहे हैं और यहां आप 6 जोड़ रहे हैं तो रेशियो चेंज हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? हम ये चाह रहे हैं कि इस 5:4 में अगर हम 3 और 3 जोड़ें तो रेशियो क्या होगा। एक बात का ध्यान रखना, 5:4 में अगर आप इस रेशियो को मान लिया, जैसे आंसर ध्यान से देखो, 5:4 मेरे पास है, अगर दोनों में मैं बराबर संख्या जोड़ूंगा
तो चूंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है, यानी पहला पार्ट बड़ा है दूसरा पार्ट छोटा है, जो फाइनल रेशियो मिलेगा, जो भी मिलेगा एक्स रेशियो वाई, इसमें एक चीज तय है कि एक्स बड़ा होगा और वाई छोटा होगा, क्योंकि आपने बराबर बराबर जोड़ा और पहले ही पहला पार्ट बड़ा है 5 है दूसरा पार्ट 4 है, तो एक्स हमारा वाई से बड़ा ही होगा जब आप 3 3 जोड़ोगे। इस लॉजिक से हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी, ये तो हो ही नहीं सकता। आप अगर 5:4 में दोनों में सेम संख्याएं जोड़ोगे 3 और 3, तो पहला पार्ट चूंकि पहले ही बड़ा था और अगर आपने बराबर बराबर जोड़ा तो पहला पार्ट अब भी बड़ा रहेगा, यानी आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अब ए और बी में देखिएगा ध्यान से, एक ऑप्शन कह रहा है कि 5:4 5:4 ही रहेगा, ये भी गलत है। 5:4 में अगर आप ऐसी संख्याएं जोड़ेंगे जो खुद 5:4 में हो, जैसे आप जोड़ो 10 और 8, तब ये रेशियो सेम रहता है। भाई 5:4 में अगर आप कोई ऐसी संख्याएं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जोड़ें जो 5:4 में ही हो, तब तो रेशियो 5:4 रहेगा, वरना रेशियो 5:4 नहीं रहेगा। आप 5:4 लेकर चल रहे हैं और जब 3 और 3 जोड़ रहे हैं, मतलब एक रेशियो एक वाली चीज मिला रहे हैं, तो ये रेशियो 5:4 कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बी उत्तर भी गलत है। इसलिए आंसर क्या है? ए। इस ऑब्जर्वेशन से, अगर ये क्लियर है ऑब्जर्वेशन, तो आप विद इन सेकेंड इस रॉसम अप्रोच से ये आंसर लगा सकते हैं कि आपका आंसर होगा 11:9। आप सी और डी क्यों एलिमिनेट करेंगे? इस लॉजिक से कि भाई पहला पार्ट तो बड़ा ही रहेगा, सी और डी हो ही नहीं सकता, और ए और बी में बी नहीं हो सकता क्योंकि 5:4 चेंज होगा ही होगा, इसलिए ए ही होगा। ठीक है। अब एक तरीका और भी है ऐसे सवालों को हल करने का, जिसमें आप कहो ये दोनों नहीं यूज करने का मन हो, तो मैं बताता हूं कि एक तीसरा तरीका क्या होता है ऐसे सवालों को हल करने का। इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का रेशियो में एक मेथड होता है कि आपके पास एक इनिशियल रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपने कहा मेरे पास एक इनिशियल रेशियो दिया है 5:4। अब पहले पार्ट में आप 5 जोड़ रहे हैं, दूसरे पार्ट में आप 6 जोड़ रहे हैं, तो यहां नीचे लिख दीजिए इसको। इससे क्या होता है कि ये रेशियो बदल के हो जाता है 7:6, उसको यहां लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 5 को 6 से गुणा करते हैं 30, 7 को 4 से गुणा करते हैं 28, अंतर आ गया 2, है ना, 30 - 28 2 आ गया। यहां 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, तो 42 - 30 क्या हो गया? 12, यहां लिख देंगे। अब आप कहोगे 2 यूनिट 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट 6 के बराबर है। 1 यूनिट 6 के बराबर होने का मतलब हो गया कि ये 5 जो है 5:4, इसमें 1 यूनिट अगर 6 के बराबर है तो ये 6 पंचे 30 हो गया और ये 6 चौके 24 हो गया। अब दोनों में आप 3 और 3 जोड़ दीजिए, 3 और 3 जोड़ोगे तो ये वैल्यू हो गई 33:27, और 33:27 हो गया 11:9। यहां से आपका आंसर आ गया ए, राइट। इसी चीज को मैं एक और तरीके से बता सकता हूं कि मेरे पास 5:4 है, आपने कहा 1 यूनिट 6 के बराबर है, और आप 3 जोड़ने जा रहे हो, तो 3 किसके बराबर होगा? आप कहोगे 0.5 के बराबर होगा। तो दोनों में अगर 3 3 जोड़ रहे हो तो 5 5 0.5 हो जाएगा। भाई 3 3 संख्या जोड़ रहे हो ना, 3 संख्या 0.5 यूनिट के बराबर हो गई, तो 0.5 यहां जोड़ दो 5 0.5 हो गया, यहां ये 4 4 0.5 हो गया। अब दशमलव की संख्या को अगर सिंप्लीफाई करना है, दुगना कर लेते हैं दोनों साइड, 11:9 बन गया। ठीक है, आंसर आ गया ए। तो एक ही सवाल को अप्रोच करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो अच्छा लगे करो, बट इसमें जो मैंने आपको रॉसम अप्रोच बताई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, बिकॉज प्योर ऑब्जर्वेशन से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत भारी भरकम सवाल है, पढ़ते हैं घबराते नहीं है। सवाल कर रहा है कि जो मंथली सैलरी है गणेश की वो 7,000 रुपये है। ही यूज टू स्पेंड इट ऑन 4 हेड्स। पर्सनल और फैमिली एक्सपेंसेस हैं, पी से डिनोट करते हैं, टैक्सेस को टी से, डोनेशन और फिलांथ्रोपी डी से, और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो टी ई से। कह रहा है बाकी जो है वो उसकी सेविंग है। पी हमारा 60% है इनकम का, टी हमारा 15% है पी का, और जो डी है वो 20% है टी का, और जो टी ई है वो डी के बराबर है। टी मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके डी की बराबर है, सेम एज डी। व्हेन हिज सैलरी गॉट राइज बाई 60%, सैलरी 60% से बढ़ गई है, तो जो उसने टी का परसेंटेज मेंटेन किया है जो कि 15% है पी का, लेकिन पी अब 65% हो गया है इनकम का, न्यू इनकम का, और डी हमारा 25% ऑफ टी हो गया है, और टी ई डी के बराबर ही है। बाई व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर और लेस
देन द अर्लियर सेविंग करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बड़ा सवाल है पर घबराते नहीं। एक चीज़ को देखिए समझना है आपको यहाँ पर कि गणेश की कोई सर्टेन सैलरी है। अब उसमें एक है पी यानी पर्सनल एक्सपेंसेस है, फैमिली एक्सपेंसेस, टी टैक्सेस है, और एक फिलेंथ्रॉपी एंड डोनेशन है जिसको डी बोल रहे हैं यहाँ आपका, और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो टी ई है। अब इतना खर्चा हो जाएगा, सर्टेन इनकम उसकी है यहाँ पर, खर्चा होने के बाद जो बचेगा वो क्या होगी, सेविंग होगी। अब पहला केस में उसकी सर्टेन जैसे 7,000 रुपये की कह रहा है एक इनकम है, अब उसी के हिसाब से पी टी डी टी ई सब लिखा है, सेविंग निकाल लेंगे। फिर ये सैलरी 60% से बढ़ जाएगी, फिर सारी चीज़ें निकाल लेंगे तो सेविंग मिल जाएगी। आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि ये जो 7,000 का डेटा है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सेविंग में परसेंटेज चेंज चाहिए कि पहले क्या सेविंग है, बाद में क्या सेविंग है, उसका परसेंटेज चेंज क्या है। तो आप चाहो तो 7,000 से शुरू करो, चाहे आप 10,000 से शुरू करो, अल्टीमेटली इसको 60% बढ़ाना है और फिर उसके हिसाब से सारी वैल्यूज निकालनी है, तो सेविंग अपने आप एडजस्टेड आएगी। और चूंकि सेविंग में मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है सिर्फ, तो उसके लिए मुझे 7,000 लेके चलने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप अपने कन्वीनियंस से चाहें तो शुरुआत में 100 वैल्यू ले लें और ये 60% बढ़ के बाद की इनकम 160 हो जाएगी। अगर मैंने 100 लिया तो देखिए पहले क्या कर रहा है कि पी हमारा 60% है तो ये 60 हो गया, टी हमारा इसका 15% है, 15% 60 का 9 होता है, 9 लिख दिया। अब डी हमारा क्या है, 20% इस टी का है। अब 20% अगर 9 का निकालोगे तो 1.8 आएगा, दशमलव आ गया। तो मैं इस दशमलव को अगर हटाऊं और टीई हमारा डी के बराबर है तो वो भी 1.8 हो जाएगा। अगर मैं इसको दशमलव में नहीं रखना चाहता हूं तो मैं इसको 1000 से शुरू करूंगा, तो ये वैल्यू 1600 हो जाएगी, ये 600 हो गया, ये 90 हो गया, और जो हमारा 1.8 है क्योंकि हमने 10 से गुणा कर दिया तो ये वैल्यू हमारी 18 और 18 हो गई। अब सेविंग निकाल लेते हैं। आप कहोगे यहाँ पर यह है 690, 690 प्लस 36, 690 प्लस 36 कितना हो गया, 700, 690 प्लस 36 निकालोगे 726 आएगा, 724 खर्चा हो गया, तो 1000 में बचा कितना, आप कहोगे 274 हमारी सेविंग है पहले केस में। अब दूसरे केस में क्या हुआ देखिए, सैलरी 60% से बढ़ गई तो 1600 हो गई, उसने टी का परसेंटेज मेंटेन किया है जो कि पी का 15% है, लेकिन पी हमारा 65% हो गया। तो मुझे क्या करना है भाई, 65% निकालना है 1600 का। तो देखो 65% 1600 का है 65 इंटू 16, क्योंकि इसका 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो 960 प्लस, भाई 16 इंटू 60 कर लेते हैं, 960 हो गया। 65 को मैं 60 प्लस 5 सोच रहा हूँ, 60 प्लस 5 सोचोगे तो 16 छक्का 96, 960 प्लस 80, और 960 में अगर मैं 80 जोड़ूंगा तो ये 1040 आएगा। तो ये वैल्यू आप पी को लिखिए कि 1040 है, लिख दिया। अब जो हमारा टी है वो 15% ऑफ पी है, तो इसका मुझे 15% निकालना है। तो 15% अगर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है किसी भी संख्या का, तो 15% कैसे निकलता है जरा बताओ। तो आप कहोगे 15% निकालना बहुत आसान होता है, किसी भी चीज़ का अगर मुझे 15% कैलकुलेट करना है तो 10% निकालेंगे और 5% निकालेंगे। 1040 का 10% 104 है, और जो 5% है वो इस 10% का आधा होगा यानी 52 होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 156 आ गई। तो यहां पर आप लिखिए 156 हो गया टी। जो डी है वो 25% टी का है, ये टी है, टी का 25%, 25% एक चौथाई होता है, इसका एक चौथाई निकाल लो, 4 तियां 12 हो गया, 4 नवाई 36 हो गया 39, और टीई यहां भी डी के बराबर ही है तो ये 39 हो गया। अब टोटल कैलकुलेट करो तो ये हुआ हमारा 78, और 78 में हम 1040 अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1118, और 1118 में मैं 156 जोड़ देता हूँ तो ये हो गया आपका 1274। तो 1274 खर्चा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 1600 में हमारा 1274 खर्चा हो गया, ठीक है। तो 326, 326 सेविंग हुई। अब मुझे इस सेविंग का ही परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इसका डिफरेंस निकालो आप। डिफरेंस हो गया आपका सिंपली 52, 52 है ना। 274 से 326 अगर मुझे जाना है तो 52 लगेगा। तो अब मुझे निकालना है 52/274 इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज मेरा आंसर है। तो एक चीज़ देखो बढ़ा है, सबसे पहले ये समझना, तो ये लेस वाला
गलत हो गया, बढ़ा है। अब बढ़ने में 3 परसेंटेज हैं, 18.98, 16.98, 15.98। अब अगर आप गौर से इसको देखें, जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, और आइडिया लगाएं, तो आपका उत्तर बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ से प्राप्त करना। जैसे चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा देता हूँ मैं। ये हो गया 2600, 2 से डिवाइड कर लो, बटे 137। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए आप इस वैल्यू को। 2600 जो आपके सामने लिखा है, अगर मैं 137 को देखूं तो 137 का दुगना क्या होता है? 274 होता है। तो आप इसको 20% के रेस्पेक्ट में अगर सोचें तो ये 2740 माइनस 140 बटे 137 बन जाएगा। 2740 जो है 20 बन गया, और जो 140 है, आप बहुत गौर से देखो, 137 से अगर डिवाइड होगा तो वो 1 से हल्का सा बड़ा जरूर है, बट 1 के पास ही है। तो 20 में से लगभग 1 घटेगा, यानी मेरा आंसर लगभग 19% आएगा, यानी आंसर है ए। इस तरह से आप रिवर्स वे में सोच सकते हो। मैंने सीधा डिवाइड नहीं किया, 137 का पहाड़ा नहीं पढ़ूंगा मैं। मुझे पता है 137 इंटू 20 2740 होता है, तो मैंने इसको लिखा 2740 माइनस 140। तो 2740 तो सीधे 20 गुना हो गया। अब 20 माइनस 140 बटे 137 कितना होगा? आपको दिख रहा है ना, एक से हल्का सा ज्यादा है, बट बहुत पास में है, यानी कह सकते हैं एक के आसपास है। तो आंसर 19 के आसपास होगा। आंसर क्या होगा? ए। इस तरह से आप आसानी से उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल देखिएगा। ये सवाल कह रहा है कि ए हमारा 65% कम है बी से, और सी हमारा 80% है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, टेक नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। देखिएगा, तो आप कह रहे हो कि आपके पास बी है, आपके पास ए है, बी हमारा 100 है, ए हमारा 65% कम है यानी 35 है, और इन दोनों के बीच का अंतर 65 है। अब कह रहा है जो सी है वो इस अंतर का 80% है, 80% ऑफ 65 है। 80% का मतलब होता है 4/5 होना किसी का भी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बन गई आपकी 52। सी हमारा कितना हो गया? 52। अब पूछ रहा है कि सी हमारा ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सी हमारा ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप कहोगे यहां से सीधा देख सकता हूं मैं, 17 यूनिट ज्यादा है। तो मुझे निकालना है 17/35 इंटू 100 परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको आप कहिए 1700/35, 5 से काटेंगे, यहाँ 7 बनेगा, और किसी भी संख्या को 5 से काटना है तो उसको आप क्या करते हो? ठीक है, 2 से गुणा करके एक जीरो काट देते हो, तो ये वैल्यू 340 बन जाएगी। अब 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, 6 7 तो 8 56, 7 5 35, कुछ ऐसा आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो नियरेस्ट इंटीजर में अगर जाओगे तो 49% आ जाएगा, ए ऑप्शन। दैट इज द नियरेस्ट इंटीजर, 49%। ठीक है, आसानी से। एक और तरीका देखिए, इतना करना नहीं था। अगर आपके पास आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है तो इस सवाल में आप तुरंत उत्तर लगा दोगे। जो नीचे 35 है, इसका 50% बताओ क्या होगा? 50% किसी भी संख्या का आधा होता है, तो आधा इसका बनेगा 17.5। अब न्यूमरेटर अगर 17.5 होता तो मैं कहता 50% है। क्या न्यूमरेटर 17.5 से कम है? यस, कितना है? 17, थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब हो गया 17/35 जो होगा ये लेस देन 50% होगा। लेस देन 50% सिर्फ एक ही आंसर है ए। तो इतना मेहनत मशक्कत नहीं करनी है। सीधे देखा 35 का आधा क्या है? 17.5, उससे हल्का सा कम, यानी मेरा आंसर 50% से हल्का सा कम, यानी आंसर ए। 50% से कम एक ही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ए लगा दो आप सीधे, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना पड़ेगा। सवाल कर रहा है कि एक सम है मेरे पास 13,029 का, उसको हमने डिवाइड किया है ए बी सी डी में इस तरीके से कि जो रेशियो है शेयर्स ऑफ ए और बी वो 4:5 है, बी और सी का रेशियो 3:4 है, सी और डी का रेशियो 8:7 है। बताना है कि ए और डी के शेयर्स का अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। ये रेशियोज मुझे प्रोवाइडेड है ना, क्या दिया हुआ है? 4:5, 3:4 और 8:7। गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां से ए बी सी डी का रेशियो लिखता हूं तो क्या होता है? ए का पार्ट लिखने के लिए सबका गुणा करना पड़ता है, 4 3 12 8 96 बन जाता है।
जब मुझे बी लिखना होता है तो बी को ऐसे लिखना पड़ता है, 5 3 15 अट्ठे 120। तो ये ऐसा हो जाता है, रेशियो को कंबाइन करने का तरीका है अगर ए बी बी सी सी डी ऐसे दियो। फिर मुझे सी लिखना है, सी को मैं लिखूंगा ऐसे, ठीक। तो ये होगा आपका 5 चौके 20 अट्ठे 160। तो यहाँ आप 160 लिखेंगे। जब मुझे डी लिखना होगा तो आखिरी वाली लाइन का प्रोडक्ट, 5 चौके 20 सत्ते 140। ये सारी वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो 24 बनेगा, 30 बनेगा, 40 बनेगा और यहाँ 35 आ गया। अब देखिए ए और डी का जो डिफरेंस है वो 11 यूनिट का है। तो मुझे क्या करना है, ये निकालना है कि 11 यूनिट का जो अंतर है ये किस वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। किस वैल्यू के बराबर होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी, आप इसका पहले टोटल निकालिए, ठीक। तो आपको होगी ये वैल्यू है 70 और 70 में हम यहाँ पर इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 59 और जुड़ेगा, तो 129 यूनिट्स आ रहा है। अब ये 129 यूनिट्स 13029 के बराबर है। तो अब एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 129 एक बार जाएगा, 129 घटेगा, एक बचेगा, 29 उतरेगा, 129 हो गया। लेकिन 29 उतारने के लिए पहले आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो 2 ही उतरेगा जो कि कम है, तो जीरो लगाएंगे तो 9 भी उतर आएगा। तो ये 101 बन गया। तो एक यूनिट 101 के बराबर हो गया। तो 11 यूनिट हमारा 11 इंटू 101 के बराबर हो गया, और 11 इंटू 101 1111 के बराबर होता है। नहीं, आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। अब देखिए एक तरीका ये हो गया, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस सवाल का उत्तर लगाने का तरीका एक और है जो बहुत छोटा है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मुझे ए और डी का रेशियो लिखना हो सिर्फ, तो ए लिखने के लिए जो कि पहला टर्म है, इन सब का प्रोडक्ट लिखना पड़ता है मुझे, 4 इंटू 3 इंटू 8। और डी लिखने के लिए मुझे 5 4 7 5 4 7 का प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, आखिरी वाली कॉलम। अब इनका अगर मुझे आपस में रेशियो लिखना है तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये 4 दूनी 8 कटेगा, तो ये 24 बन जाएगा, ये 35 बन जाएगा। ए और डी का ही रेशियो मैंने लिखा तो ये अंतर आया 11। अब यहां से आपको एक हिंट मिल रही है कि आपका आंसर 11 का मल्टीपल हो सकता है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं हो सकता है, क्यों, अभी समझाता हूं। बट ये दिखा कि अंतर 11 है, तो जो भी आंसर होगा, जब मैं ए बी सी डी का रेशियो लिखूंगा, टोटल करूंगा, उसको इसके बराबर करूंगा, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी उसको मैं 11 से गुणा कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल 3 1 4 2 1 3 नहीं है। 11 का मल्टीपल कैसे देखते हो आप, अल्टरनेट प्लेस के सम का अंतर निकालते हैं। यहाँ ये 3 2 5 है, यहाँ 1 1 2 है, नहीं है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। और ये संख्या जो है 1321 या 3 1 4 2 1 3 है, ये भी नहीं हो रही। तो 11 से डिवाइड होने वाला एक ही आंसर है सी, तो वो आंसर आपका सही हो गया। लेकिन यहां पर मैंने बोला कि थोड़ा सा रिस्क है, वो रिस्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपको ये समझना है कि ये आंसर आपका 11 का मल्टीपल आया क्यों। ये आंसर 11 का मल्टीपल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप 11 को 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा एक बात आप मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ सोच के बताओ कि मान लिया ये ऐसे पूरा डिवाइड ना होता, और बल्कि भाई ये टोटल 129 आ रहा है, हो सकता है इस टोटल में कोई ऐसी वैल्यू आ जाती जिसमें 11 का मल्टीपल हो। जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल, मान लिया 121 बन रहा है ये टोटल। अब अगर ये टोटल 121 बनता, तो डिवाइड जब आप करने जाते तो नीचे 121 आता, आता या नहीं आता, ठीक है। तो वो 121 क्या करता, जब आप 11 से गुणा करते तो वो 11 को काट देता, यानी 11 का मल्टीपल आंसर नहीं रह जाता, राइट। यहां आंसर 11 का मल्टीपल इसलिए है क्योंकि ये जो वैल्यू आई इसमें 11 था नहीं, और ये पूरा डिवाइड हो गया, 101 आ गया। तो 11 इंटू 101 करोगे, जाहिर सी बात है 11 का मल्टीपल है। बट ऐसी संभावना बन सकती है, जैसे मान लिया टोटल 99 आ जाए, ठीक है। अगर ये टोटल 99 आ जाए तो नीचे 99 जाएगा। जब आप अल्टीमेटली 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हम अभी यहां प्रीमाइस ले रहे हैं कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा, वो बात तो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि 11 कट जाएगा। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा रिस्क है, मतलब थोड़ा सा आप एग्जामिनर पे या क्वेश्चन सेटर पे विश्वास कर रहे हो, ठीक है। तो अगर टाइम नहीं है, मान लो एग्जाम में बहुत कम समय बचा कि आप ये पूरी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो, फिर तो इस अप्रोच में जाना ठीक है कि 11 का मल्टीपल होगा आंसर। पर ये हमेशा ध्यान रखना कि अक्सर ऐसा होता भी है कि डेटा ऐसा आता है कि कैंसिलेशन हो जाता है,
तो आंसर जो है एग्जैक्ट मल्टीपल में आता है। बट फिर भी ये हमेशा दिमाग में रखो कि श्योरिटी 100% नहीं है। ये ध्यान में रखो कि 99.99% ही श्योरिटी है कि डेटा ऐसा होगा कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, राइट। ज़्यादा विश्वास करना सही नहीं, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। मैंने समझाया क्यों हो सकता है। तो इस पॉइंट के बारे में मैं हमेशा आगाह करता हूँ। कमेंट में बताना कि आपको ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई। कि आप अगर सिर्फ ऐसे कर रहे हो तो 11 देख के आप ये बोलोगे कि आंसर 11 का मल्टीपल हो सकता है। ये भी बोल सकते हो कि ज़्यादा संभावना है 11 का मल्टीपल हो, बट ये नहीं कह सकते हो कि 100% होगा ही होगा, क्योंकि आपने डिवाइड करके तो देखा नहीं। ठीक है। सवाल कर रहा है, ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन एट ए सर्टेन टाइम, ही कवर्स 60% ऑफ जर्नी इन 5/9 ऑफ द टाइम, एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेज द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। सवाल में दो डेटा का इस्तेमाल हुआ है, एक तो 60% और एक 5/9 ऑफ द टाइम। तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ, 60% फ्रैक्शन में 3/5 होता है, तो आप टोटल डिस्टेंस को मान लीजिए कि 5x है, और जो टोटल टाइम है उसको आप मान लीजिए कि 90 है। तो 60% डिस्टेंस आपने कवर किया, 60% होगा 3x आपने कवर कर लिया। 5/9 कर लिया तो 5/9 यानी 5/5t टाइम आपने यूज कर लिया। मैंने इसको कहा है टोटल डिस्टेंस, इसको कहा है टोटल टाइम। ठीक है। अब एक डेटा और दिया हुआ है कि अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से चलता तो वो डेस्टिनेशन एक सर्टेन टाइम पे पहुंचता, यानी नॉर्मल स्पीड 80 है, यानी 5x/9t की जो वैल्यू है ये 80 है। ये दिया हुआ है सवाल में, ये ध्यान रखना आप। ये जब आपने एज्यूम किया 5x और 90, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के बराबर होगा, तो 5x/90 80 के बराबर होगा। अब इतना आप कवर कर चुके हो, तो बाकी कितना है, 2x बाकी है, और कितना टाइम अभी और बाकी है, 40। टोटल टाइम 90 माना है आपने, तो जो स्पीड होगी बाकी बचे समय में वो क्या होगी, 2x/40। अब आपको यहां से 5 से काटोगे 14 मिलेगा, x/t की वैल्यू पता है, और वो है 16। काटोगे आप 80 को तो ये बनेगा 16, 16×9 144, x/t 16 बटे 16×9 144 है। अब 2x/40 क्या होगा, यानी x/2t निकालना है मुझे, क्योंकि ये बाकी डिस्टेंस है, ये बाकी टाइम है। तो 2x/40 बाकी बची हुई स्पीड है। तो x/2t अगर निकालना होगा तो 144/2 क्या बनेगा, 72। और 72 मुझे ऑप्शन ए दिया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल सवाल है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप ये 2x और 40 और जल्दी लिख सकते हो। आप अगर कहोगे कि भाई 60% डिस्टेंस कवर हो चुकी है, तो कितना बाकी है, 40%। 5x का 40% 2x होगा। 5/9 टाइम हम यूज़ कर चुके हैं, टाइम कितना बचेगा, 4/9। 4/9 90 का 40। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ठीक है। ये सवाल कर रहा है आपसे 3x+5y-7, 3x+5y+9 का प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर है। तो हमें b+e-f/d/c/a की वैल्यू चाहिए। यानी हमें जाहिर सी बात है प्रोडक्ट निकाल के a b c d e जो सब कॉफिशिएंट है वो निकालने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, ये प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट निकालूंगा मैं, 3x को 3x से गुणा करूंगा तो मुझे 9x² मिल जाएगा। मैं 5y को 5y से गुणा करूंगा तो मुझे 25y² मिल जाएगा। अब मुझे मान लिया एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो एक्स वाई कैसे मिलेंगे, जब मैं इस x को यहाँ के y से गुणा करूंगा और जब मैं यहाँ के y को इस x से गुणा करूंगा। तो देखो यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, तो ये बनेगा 15xy। यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, यहाँ भी 15xy, दोनों प्लस में है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस में 30xy। ये लिख दिया। अब मुझे लिखना है x का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर आगे दिया है -2ex। x का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, इस 3x को 9 से गुणा करो और इस 3x को -7 से गुणा करो, तो ये बनेगा 9 त्रिक 27x प्लस में और 21x नेगेटिव में, तो ये बनेगा आपका प्लस में 6x। y की बात करेंगे तो y कैसे मिलेगा, इस 5y को मैं गुणा करूंगा +9 से और यहाँ इस 5y को गुणा करूंगा -7 से, तो 9 पचे 45y प्लस में बनेगा और 5 सत्ते 35y माइनस में बनेगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई प्लस में 10y।
और ये -7 और 9 से गुणा होके मुझे माइनस में 63 मिल जाएगा, ये वैल्यू 0 के बराबर है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, ax² प्लस by² प्लस 2dxy -2ex -2fy -63 बराबर -c, सॉरी -c बराबर 0, अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो देखो a की वैल्यू तो 9 हो गई सीधे, b की वैल्यू 25 हो गई, कोई डाउट नहीं। 2d अगर 30 है तो d हमारा 15 हो गया, -2e अगर 6 है तो e हमारा -3 हो गया, -2f हमारा 10 है तो f हमारा -5 हो गया, -c अगर -63 है तो c हमारा 63 हो गया। अब हमें जो निकालना है वो लिख लेते हैं। हमें निकालना है b प्लस ई माइनस एफ इंटू डी अपॉन सी इंटू ए। तो b प्लस ई क्या होगा, b 25 है, e -3 है, तो 25 -3 माइनस एफ तो +5 हो जाएगा। भाई एफ ऑलरेडी -5 है, माइनस एफ करोगे तो +5 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारी 15 है तो यहाँ 15 लिख दिया, डिवाइडेड बाई सी हमारा 63 है और ए हमारा 9 है। इसी को सॉल्व कर लेना है। 22 5 27, तो ये हो गया 27 इंटू 15 बटे 63 इंटू 9। सो 9 से काटूंगा तो बनेगा 9 तिरिक 27, 3 से काटूंगा तो बनेगा 21, फिर 3 से काटूंगा 3 5 15, 3 से 21, तो ये वैल्यू हो गई 5/7। और 5/7 आंसर क्या है, ए। सिंपली प्रोडक्ट निकालो, कंपेयर करो, आंसर आ गया ए। सवाल ये कह रहा है कि ईच साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की 8√3 है, तो बताओ इसका अल्टीट्यूड क्या है। अल्टीट्यूड क्या है, राइट। तो देखिएगा मज़ेदार बात कि अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हमसे अल्टीट्यूड की जानकारी पूछी जा रही है तो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। तो अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल मुझे दिया हो जिसकी भुजा ए हो, तो ये जो अल्टीट्यूड होता है ना, ये इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, इसकी लेंथ होती है √3/2a। ठीक है, तो √3/2a की वैल्यू लिखनी है मुझे, तो √3/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 8√3 के बराबर है, तो ये बनेगा आपका 12 के बराबर। ठीक, आंसर होगा डी। एक और मज़ेदार बात होती है, ये √3/2a का एक्सप्रेशन बड़ा मज़ेदार होता है, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी होती है बड़ी मस्त, और वो मस्त प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब मैं एडिशनल जानकारी बता रहा हूँ, सवाल तो हो चुका है, कि अगर आप किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के भीतर कोई भी पॉइंट ले लो कहीं भी, और उससे आप ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे, ठीक है, इन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ में बोल दूं LMN, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। कहीं भी ले लो ये पॉइंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल के भीतर अगर आप एक पॉइंट लें और उससे तीनों भुजाओं पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इनका जो सम होगा, ये भी √3/2a के बराबर होता है। तो चूंकि एक्सप्रेशन में √3/2a आया, तो साथ साथ मैंने कहा चलो ये भी बता ही देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अभ्यास DPQ को फॉलो करते रहिए और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप मैथ्स में तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। ये PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसमें PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी फीडबैक हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, अटेंडेंस कमेंट में ज़रूर लगाएं कि आपने DPQ कंप्लीट कर लिया है। मैं DPQ के हर कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूं, तो आप अपनी अटेंडेंस लगाते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप इस क्लास को फॉलो कर रहे हो। हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को एग्ज़ाम वो यूट्यूब चैनल पर आपको DPQ का एक वीडियो मिलेगा, और अगर आप इस सीरीज़ को करेंगे तो भैया मान के चलो कि एग्ज़ाम सच में आपसे सवाल डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।